यस सर, दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स का। ठीक है, और आपसे मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये चैप्टर जो है बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा। दिस इज वेरी 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 सिंपल चैप्टर, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन पढ़ने के पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन किस भाषा से लिया गया है और किससे बना है, हम देखते हैं। The word depreciation is derived from the Latin word. Latin भाषा में एक शब्द है, उसका नाम है डेप्रिटियम। डेप्रिटियम का मतलब इंग्लिश में होता है रिडक्शन। तो हमें पता चला कि डेप्रिटियम शब्द से डेप्रिसिएशन बनाया गया है, जिसका मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है, एप्रिसिएशन का मतलब होता है अ ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब हम देखते हैं कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू होती है तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब ये जो गिरावट है ये बहुत से रीजन से हो सकता है, हम अब 3 रीजन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए यूसेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जितना आप फिक्स्ड एसेट को यूज करोगे उतना उसकी कीमत में गिरावट आनी शुरू होगी। सपोज मान आपने कि मोबाइल फोन लेके आ गए, ठीक है, अब एक मोबाइल फोन परचेस किया आपने, आप 5 महीने तक इसको इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, सपोज आपने 20,000 रुपए का ये मोबाइल फोन खरीदा था, 5 महीने इसका कंटिन्यूसली आपने यूज किया, तो 5 महीने के बाद क्या ये मोबाइल फोन आपको वापस 20,000 रुपए देगा? नहीं दोस्तों, इसका वैल्यू कम होकर आपको मिलेगा। सपोज मिले आपको 12,000 या मिले 10,000 रुपया या उससे भी कम मिल सकता है। तो जितना वैल्यू यहाँ पे कम हो गया है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो पहला रीजन हुआ यूसेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जितना हम यूज करते जाएंगे उतना उसकी कीमत में गिरावट होती जाएगी। अब दूसरा रीजन यहाँ पे पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या हो दोस्तों? क्या होता है कि बहुत बार हम चीजें इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर फिर भी उसका जो समय बीतते जाता है तो उसका क्या होता है, उस चीज की कीमत गिरती जाती है। तो यहाँ पे हमने दिया पैसेज ऑफ टाइम, एक समय बीतने के बाद। मान लीजिए एग्जांपल, अगर मैं यही मोबाइल फोन की बात करूं, आपने मोबाइल फोन परचेस किया है, ठीक है, अब मोबाइल फोन परचेस किया मान लीजिए 20,000 रुपए में, आपने 20,000 में मोबाइल फोन परचेस किया, ठीक है। अब मान लीजिए इस मोबाइल फोन का आपने इस्तेमाल किया ही नहीं, अब लेके आपने क्या किया, बाट के अंदर रख दिया, ऐसे ही पेटी पे रख दिया आपने, तो भी अगर मान लीजिए रख दिया और 6 महीने के बाद में आप इस मोबाइल फोन को यूज करने के लिए जा रहे हो और सोचोगे कि चलो 20,000 रुपये का मोबाइल फोन है, 20,000 में बेच देता हूँ, पर 6 महीने का टाइम बीत चुका है, 6 महीने टाइम बीत चुका है। अगर आप चाहोगे कि ये मोबाइल को 20,000 में वापस बेचे तो नहीं बिकेगा, उसकी कीमत में जरूर गिरावट हुई होगी, तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये रीजन था पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीतने के हिसाब से भी हमारा डेप्रिसिएशन आता है। ऑब्सोलेसेंस, अब ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं मार्केट में, हम एग्जांपल ले लेंगे, मान लीजिए आपने एक मोबाइल फोन ले लिया, आपने एक मोबाइल फोन परचेस किया 20,000 रुपए में, ठीक है, आपने सोचा कि बहुत अच्छा फीचर है, ओके फाइन, अच्छी बात है, पर मान लीजिए कि इस समय के हिसाब से आपने मोबाइल अपने 20,000 में खरीदा था, ओके, आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी थी, पर हो सकता है कि मार्केट में दूसरी कंपनी ने क्या किया, मोबाइल लॉन्च किया, सेम फीचर के जैसा कुछ और एक्स्ट्रा अपडेट कर दिया है और वही मोबाइल की कीमत वो 10,000 रुपए में बेच रहा है कंपनी, ठीक है, तो आपकी क्या मोबाइल की कीमत आपकी 20,000 मिलेगी आपको? नहीं दोस्तों। अब इस रीजन की वजह से जब आपके एसेट्स में गिरावट होनी शुरू होगी तो उसे कहेंगे ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस की वजह से मतलब आपकी चीजें क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई है। यहाँ पे कह सकते हो कि चीजों का आउटडेटेड हो गया है, आपकी चीजें जो हैं वो आउटडेटेड हो गई हैं, इसके वजह से कीमत में गिरावट आ गया। तो बहुत सारे और भी रीजंस हैं, हो सकते नेचुरल कैलामिटी हुई हो, कुछ और भी रीजन हो, वियर एंड टियर हुआ हो, तो किसी वजह से गिर गया हो आपका प्रोडक्ट वगैरह, टूट फूट गया हो, उसके वजह से भी आपका यहाँ पे रीजन आ सकता है। एक रही डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का मतलब आपने देखा अभी, किसका मतलब होता है एसेट्स के प्राइस में गिरावट होना। धीरे धीरे जब प्राइस कम होते जाता है तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। जितना कम हुआ, जितना गिर गया प्राइस, वो आपका डेप्रिसिएशन होता है। और डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है, पर हमें पता है कि डेप्रिसिएशन का अपोजिट वर्ड होता है एप्रिसिएशन। इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है दोस्तों? एप्रिसिएशन, ठीक है। अब एप्रिसिएशन कहां पॉसिबल है?
एप्रिसिएशन कहाँ पॉसिबल है? कुछ ऐसे फिक्स एसेट जैसे कि मशीनरी हुआ, प्लांट हुआ, मोबाइल फोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गया, इन सब की प्राइस एक बार धीरे कम होती जाती है, गिरती जाती है। पर कुछ ऐसे भी एसेट्स हैं जिनके प्राइस बढ़ भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, जमीन की बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, तो ये कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे प्राइस बढ़ भी सकता है। तो जितना प्राइस बढ़ता है उसे कहते हैं एप्रिसिएशन। फिलहाल इस टॉपिक का मुझे यहाँ मतलब नहीं है, ठीक है, इधर से ऐसे लेना है। और भी नाम है दोस्तों, डेप्रिसिएशन का एक और नाम है आपके सामने, एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन एक और नाम है डिप्लीशन। डिप्लीशन। अब दोस्तों ये जो तीन नाम दिए हुए हैं तो कहोगे कि तीनों नाम एक ही है? हाँ, ये तीनों नाम एक ही है, पर डिपेंड करता है जैसा एसेट्स होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे नाम रखेंगे। देखिए जब हम बात करते हैं टेंजिबल, जब बात करते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, जब हम बात करते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की और उसके प्राइस में गिरावट होती है तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मशीनरी की, मशीनरी की बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, ओके, यहाँ पे फर्नीचर की हम बात करते हैं, फर्नीचर की बात करते हैं। ऐसे ही कोई और चीजें कि जो भी फिक्स एसेट में आए अगर उसके प्राइस में गिरावट होना शुरू होता है तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। पर हम जब बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स की, इनटेंजिबल एसेट्स की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल गुडविल हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, पैटेंट राइट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ये कुछ ऐसे राइट्स हैं या ऐसे हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिनके प्राइस में अगर कमी आने शुरू होती है तो उसके लिए आप भूल से भी डेप्रिसिएशन वर्ड इस्तेमाल मत कीजिएगा, उसके लिए हम कहेंगे एमोर्टाइजेशन का। अब हम बात करें डेप्लीशन की। ये डेप्लीशन क्या होता है? डेप्लीशन की हम बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे वेस्टिंग एसेट। अब यहाँ पे वेस्टिंग एसेट हम यहाँ पे जब देखते हैं कि हमारे वेस्टिंग एसेट्स का प्राइस कम होते जा रहा है या उसके प्राइस में गिरावट आती जा रही है तो उसे कहते हैं डेप्लीशन। वहां पे हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, ना तो एमोर्टाइजेशन कहेंगे, उसे कहेंगे डेप्लीशन। अब ये वेस्टिंग एसेट क्या होता है? हम बात करते हैं मिनरल्स की, मिनरल्स की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, हम बात करते हैं ऑयल वेल्स की, ऑयल वेल्स की बात करते हैं, कोल, आप कोल लेके आए चाहे पेट्रोल लेके आए, ठीक है, ये ऐसे एसेट्स हैं जो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं वेस्टिंग एसेट। और ऐसे एसेट का प्राइस अगर धीरे कम होना शुरू होगा उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। बात करते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड्स की, तो यहाँ पे दो मेथड्स आपके सिलेबस में हैं और दो मेथड कौन से हैं? पहला मेथड है हमारा FIM मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओके। दूसरा मेथड है हमारा RBM मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसके और भी दो नाम है, OCM ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके और दो नाम है DBM डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या WDBM रिटर्न डाउन बैलेंस मेथड, ठीक है। हम देखते हैं ये मेथड्स क्या होते हैं। पहले तो देखते हैं FIM को बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीसरा है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये तीनों में से कोई भी नाम लिख के देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, तीनों मतलब सेम है। हम बात करें RBM की तो इसे कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। DBM का मतलब होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और WDBM को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे रिटर्न डाउन बैलेंस मेथड, ठीक है दोस्तों। अब ये मेथड्स में हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं एग्जांपल के साथ में। हम देखते हैं अगर FIM मेथड, इस सेट के मेथड देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हम देखते हैं एक फार्मूला डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का एक फार्मूला बनता है कि टोटल कॉस्ट
ऑफ एसिड्स, एसिड जितनी भी कॉस्ट लगी हुई है माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ पीरियड ऑफ एसिड्स, या इसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसिड्स। ओके, ये हमेशा ईयर्स में होता है दोस्तों, ये हमेशा ईयर्स में लिखने का। ठीक है, हम बात करते हैं अब यहाँ इस फार्मूला की। डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, मतलब जो भी टोटल कॉस्ट मतलब क्या हुआ, टोटल कॉस्ट का मतलब हुआ कि जो भी आपने मशीन खरीदा है, सपोज एसेट्स है, हमने आप ऐसे काम में मशीन, तो यहाँ पे जो भी आप मशीन खरीदे हो, अगर 20,000 की कीमत है, 10,000 रुपये उसका इंस्टॉलेशन चार्ज लगा, तो जोड़ के कितना हो गया, पूरा 30,000 रुपया हो गया। तो उसी कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। तो भी पे करेंगे परचेज ऑफ एसेट्स पे, वो सब एसेट में जोड़ लेते हैं, उसे कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। अब स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जैसे आपने कोई भी मशीन खरीदा, वो मशीन का दिया हुआ 10 साल तक चलेगा मशीन, 10 साल के बाद मशीन भंगार होने वाली है, तो जो भी आपको यहाँ पे ऑब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। अब यहाँ पे दिया जैसे एग्जांपल बताया कि मैंने कि मशीन 10 साल चलने वाली है, तो 10 साल से हो गया लाइफ पीरियड ऑफ एसेट्स हो गया। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने 50,000 रुपये हमारा टोटल कॉस्ट है हमारा एसेट्स का, और हम 10 साल बाद जब बेच रहे हैं ना, तो हमारा एसेट स्क्रैप का मिल रहा है 10,000 रुपया। ठीक है, और हमें देखेंगे कि लाइफ पीरियड ऑफ एसेट्स क्या है, तो यहाँ पे दिया 10 साल, तो हमने क्या किया 50,000 10,000 निकला, तो क्या बचे 40,000, डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे 10 से, तो यहाँ पे आएगा 4,000 रुपया। तो ये हमारा आ गया डेप्रिसिएशन। पर हमें निकालना है परसेंटेज, हमें निकालना है परसेंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो परसेंट डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक फार्मूला आएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन कितना आपको दिया हुआ है 4,000, हम लिखेंगे 4,000, बट एक कॉस्ट को दिया 50,000, तो लिखेंगे 50,000 और इनटू करेंगे हम लोग 100। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 कैंसिल ना, 5 8 40, तो यहाँ पे आ गया 8%। इस प्रकार से निकालते हैं हम लोग यहाँ पे परसेंटेज। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी प्रॉब्लम में जब आपको इंफॉर्मेशन दिया गया हो, टोटल कॉस्ट है, लाइफ पीरियड दिया हुआ है, या स्क्रैप वैल्यू दिया भी हो सकता है, नहीं भी दे सकता, तो उस समय आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करके डेप्रिसिएशन निकाल लीजिएगा। पर अगर आपको प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दिया भी है और परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो आप परसेंटेज को ही फॉलो कीजिएगा। दोस्तों ने देखा अब यहाँ पे कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओसीएम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, इन सब के लिए हमने एक फार्मूला अप्लाई किया डेप्रिसिएशन का और हमने परसेंटेज निकाल लिया था। ठीक है, पर वो परसेंटेज निकालने के लिए इस मेथड में कोई नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं है, इस मेथड के लिए कोई भी फार्मूला नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको परसेंटेज दिया गया होगा, वो परसेंटेज से निकालेंगे कैलकुलेशंस। तो दोस्तों ये इसके दोनों के वर्किंग कैसे करना, दोस्तों इसके पहले डायरेक्टली हम फॉलो करें इलस्ट्रेशन ले, तो हम कुछ और चीजें बेसिक सीख लेते हैं। दोस्तों देखते हैं ईयर, प्रॉब्लम में आपको ईयर को समझना बहुत जरूरी है। इस डेफिनेशन चैप्टर में ईयर को समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास 2 ईयर होते हैं दोस्तों, नॉर्मली यहाँ पे एग्जाम में 2 ईयर के केसेस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आता है फाइनेंशियल ईयर, एक आता है फाइनेंशियल ईयर और एक आता है कैलेंडर ईयर। हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। इस दोस्तों हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को ये ईयर स्टार्ट होगा। सपोज हमने ईयर लिया 2001, ठीक है, तो इसका एंडिंग होगा 31 मार्च, तो हम लिखेंगे 31 मार्च 2002। यहाँ ईयर बदल जाता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि अप्रैल के बाद में जब मार्च आएगा तो यहाँ पे बीच में दिसंबर मंथ आएगा, तो दिसंबर मंथ लगते ही ईयर चेंज हो जाएगा। देखते हैं अप्रैल के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर लगने के बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च।
तो दिसंबर में ये साल 2001 खत्म हो गया, तो जनवरी फरवरी मार्च ये नया साल लग गया। इसलिए इस केस में ईयर क्या होता है, चेंज होता है। जब फाइनेंशियल ईयर होगा दोस्तों तो वहां पे परचेज रेट अलग होगा ईयर, तो यहाँ पे डेबिट ईयर अलग आ जाएगा, ठीक है। अब कैलेंडर ईयर की, तो कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जन को, 1 जन को स्टार्ट होगा, सपोज ईयर 2001, ठीक है। इसका एंडिंग होगा 31 दिसंबर 2001 ओनली। यहाँ पे ईयर चेंज नहीं होता। 2001 में अगर स्टार्टिंग है तो 2001 में ही यहाँ पे क्लोजिंग भी ईयर होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया ईयर। अब हम देखते हैं इसके मेथड्स के लिए एग्जांपल। दोस्तों देख रहे हैं आप एग्जांपल लिया हमने, दो मेथड समझने के लिए वर्किंग को हमने एक एग्जांपल लिया। परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹50,000 ऑन 1 अप्रैल 2001 को हमने एक मशीन खरीदा है 50,000 रुपए का। हमारा एसेट्स का नाम दिया है मशीनरी और उसका अमाउंट दिया है 50,000 रुपया, डेट दिया है 1 अप्रैल 2001 का, ठीक है। इस साल के लिए 10% के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ईयर एंडिंग 31 मार्च आपको दिया हुआ है, तो मैं बता के दिया था ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। स्टार्टिंग हो रहा है अप्रैल में और एंडिंग हो रहा है 31 मार्च को, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। यहाँ पे ईयर चेंज होगा दोस्तों। हम वर्किंग करते हैं FIM मेथड में। वी हैव परचेज मशीनरी ऑन 1/4/2001 को कितने परचेज किया हमने, 50,000 रुपए में, तो हम लिखेंगे 50,000 रुपया। अब हमारे पास एक ही काम बचा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, तो लिखेंगे यहाँ पे लेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट डेट, 31 मार्च 2000। यहाँ पे ईयर चेंज होगा, तो 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 50,000 रुपए के ऊपर आएगा 5,000। एक जीरो को भूल जाना, 10% मानेगा दोस्तों, तो एक जीरो भूल जाने का, तो कितना आएगा, 50,000 का 5,000 आएगा। लेस कीजिए, बन गया 45,000 रुपया। तो ये जो अमाउंट आया है ये रिड्यूस होके आया है डेप्रिसिएशन कर देने के बाद में, तो इसे बोलते हैं WDV। इसे कहते हैं हम लोग WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका हम लिखेंगे डेट, तो 31 मार्च का नेक्स्ट डे क्या आएगा, 1 अप्रैल 2002 आएगा, ठीक है। हमें 3 साल का निकालना है, हमने 1 साल का निकाल लिया। अब चलते हैं सेकंड ईयर के लिए, तो देखेंगे आपको हम लोग लेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2003 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालिए 45,000 पे निकालेंगे हम लोग की 50 पे निकालेंगे। अब क्या मेथड लिए हम लोग, FIM मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में ये होता है दोस्तों कि जो हमने एक बार अमाउंट हमने चार्ज किया है उसी अमाउंट को हम बार-बार लेंगे। जैसे अगर 6 महीने का 6 में अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट वहां बदलेगा, बट हम ईयर का निकालेंगे तो वही अमाउंट सेम अमाउंट आने वाला है 5,000 रुपए, ठीक है। तो 5,000 यहाँ पे लेस करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 40,000 रुपया। ये हमारा आ गया WDV 1/4/2000 यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2000 यहाँ पे 4 लग जाएगा, ठीक है। अब हम वापस लेस करेंगे हम लोग 5,000 रुपीस, तो यहाँ बचेगा 35,000 रुपीस। ये हमारा बच गया, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस WDV 1/4/2004 को, ठीक है। ये हमने निकाला FIM मेथड में। इसमें क्या होता है, एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है कि जो अमाउंट आप एक बार चार्ज करोगे वही अमाउंट को बार बार चार्ज करना होता है, ठीक है। हमने क्या परचेज किया, हमने मशीनरी परचेज किया एट व्हाट डेट, 1 अप्रैल 2000 क्या हुआ यहाँ पे 1 है। अमाउंट दिया 50,000 रुपीस, तो लेंगे 50,000 रुपए, ठीक है। अब हम लेके लेस करेंगे हम लोग 10% डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2002 हो जाएगा। ईयर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो 50,000 पे सेम 10% मारेंगे कितना आएगा, 5,000 रुपया आएगा। तो 5,000 लेस कीजिए, बचेगा 45,000, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1/4/2002 को, ओके। अब हम फिर से चार्ज करेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन, तो लिखेंगे लेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2003 लग जाएगा, ओके। अब हम देखो कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कि जो अमाउंट डिडक्शन के बाद आया है 45,000 रुपीस, उस अमाउंट पे हम कैलकुलेट 10%, तो इसमें आएगा 4,500। तो 4,500 लेस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 0 10 में से 5 गया तो 5
4 0 या 4, 40,500 अमाउंट बच गया। ये हमारा आ गया WDV। तो 1/4/2003 का बैलेंस आ गया। ठीक है, अब हमें लेस करना है यहाँ पे 10% डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। तो लेस करेंगे 10% डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2004 लिखेंगे। अब 40,500 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 4050, 4050 रुपये आएगा। तो लेस करेंगे 0, 10 में से 5 गया तो 5 बचा 4, यहाँ पे 10 में से 4 बचे 6 और यहाँ बचेगा 3, 36,450 हमारा आ गया WDV, रिटर्न ऑन वैल्यू ऑन 1/4/2004 को। ठीक है, अब दोस्तों आपने देखा कि हमने एक ही एग्जांपल को दोनों मेथड्स में वर्किंग नोट निकाले। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे अगर क्लोजिंग बैलेंस आया 35,000 रुपीज, बट यहाँ पर वही अमाउंट आया 36,450। यहाँ पर डेप्रिसिएशन ज्यादा जाएगा कि जो हमने इनिशियली चार्ज किया वही बार बार लेते हैं, तो ये हमारे एसेट्स को ज्यादा कम करता है, पर इस मेथड में हमारा अमाउंट थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे बना 36,450 हमारा बैलेंस बचा। ठीक है।